नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। विविधता, बहुलता और सहिष्णुता ये वो शब्द हैं जो सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो भाव हैं जो कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बसते हैं, उसका हिस्सा हैं, उसमें शुमार हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हमारी ये सौहार्द, हमारा धार्मिक सद्भाव, अक्सर इसको छिन्न भिन्न किया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में होती रही हैं। आखिर क्या वजह है कि वो सहिष्णुता जो कि हमारा कह सकते हैं गहना है, उसको तार तार करने की कोशिश की जाती है, कुछ निहित स्वार्थों के चलते, राजनीति के चलते, झूठी अफवाहों के चलते और तोड़ फोड़ की मानसिकता के चलते इस तरह की घटनाएं समाज में हमने देखी हैं। आज सांप्रदायिक सौहार्द के इस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की ये जो प्रवृत्ति है, ये जो चुनौतियां हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ बैठी है और हमारे विशिष्ट मेहमान भी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब बैठे हैं जो कि राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर सिन्हा। हमारे साथ अब्दुल राशिद अंसारी साहब हैं जो कि प्रमुख हैं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं। आपका स्वागत है राशिद साहब। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं जो कि जाने माने इतिहासकार हैं। आपका स्वागत है कपिल जी। हमारे साथ तुफैल चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं जो कि जाने माने लेखक और साहित्यकार हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ सुबी चतुर्वेदी हैं जो कि सोशल मीडिया की एक्सपर्ट जानकार हैं। और शेखर अय्यर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बातचीत शुरू करें और एक विचारों का मंथन यहाँ करें, सोच विचार शुरू करें, आइए ये जो धार्मिक सद्भाव और सौहार्द जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, इसको लेकर विगत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डाल लें। हाल ही में देश में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिन्होंने समूचे देश के जनमानस को झकझोर के रख दिया। उत्तर प्रदेश के दादरी में गौमांस खाए जाने की अफवाह पर मोहम्मद अखलाक की निर्मम हत्या हो, उसके पहले कन्नड़ लेखक और तर्कवादी MM कुलबर्गी की हत्या हो, मुंबई में पाकिस्तानी पूर्व राजनयिक खुर्शीद कसूरी के पुस्तक विमोचन का विरोध और कार्यक्रम के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के साथ बदसलूकी हो, या फिर मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के मुंबई कॉन्सर्ट का विरोध और उसका रद्द किया जाना हो, इन तमाम घटनाओं के चलते भारत की सहिष्णुता की छवि धूमिल हुई है। सहिष्णुता, अहिंसा, भाईचारा सदियों से भारतीय समाज के मूल में निहित रहा है। बहुलता इस राष्ट्र की विरासत है जिसका पहला सबक सर्वधर्म समभाव है। प्राचीन भारत में अनेक धर्म और संप्रदाय थे, लेकिन उनमें धर्मांधता और संकुचित मनोवृत्ति का अभाव था। बौद्ध धर्म की साझी विरासत, करुणा, सहिष्णुता, जैन धर्म के अहिंसा के दर्शन हमारी संस्कृति के साझा तत्व हैं। ये देश राष्ट्रपिता गांधी का देश है जिसने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और सहनशीलता का पाठ सिखाया। फिर क्या कारण है कि इस देश में दादरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं? या फिर असहनशीलता इस कदर सिर उठा लेती है कि हम दूसरे पक्ष को सुनने से गुरेज करते हैं और तोड़फोड़ हिंसा पर उतर आते हैं। निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते आपसी सौहार्द को छिन्न भिन्न कर अपनी राजनीति को चमकाने की कवायद भी अक्सर ऐसी घटनाओं को हवा देती है। तो एक सहिष्णु समाज है हमारा, एक टॉलरेंट सोसाइटी है हमारी। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये हमें शर्मसार करती हैं और सोचने को मजबूर करती हैं कि क्यों आखिर हमारे जो धार्मिक सौहार्द और सद्भाव हमारे इस देश ने बनाकर रखा है, अक्षुण्ण रखा है, उस पर ये आंच आखिर क्यों कर आती है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो तस्वीरें हैं जाहिर है हर किसी को उद्वेलित करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात हम अक्सर करते हैं, हम उस आइडियोलॉजी की बात करते हैं जो कि टॉलरेंट नहीं है, उसमें इंटॉलरेंस नजर आती है। क्या बताती हैं ये घटनाएं और कितनी बड़ी चुनौती आप महसूस करते हैं इन घटनाओं को देखकर? देखिए, एक बात, जो घटनाएं घटी हैं उसको मैं एक शब्द कहता, अशांतनीय है, मैंने शांति भंग करती हैं, हमें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अपूर्णीय क्षति नहीं है। अपूर्णीय इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश की विरासत इतनी मजबूत है कि इसकी विविधता को कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। दाभोलकर जी की हत्या हुई, सरकार किसकी थी, क्या थी, इस विवाद में हम नहीं जाते हैं, लेकिन दाभोलकर जी की हत्या के बाद जब वहाँ की एक सनातन संस्था के कार्यकर्ताओं को इस आरोप में, अभी सिद्ध नहीं हुआ, आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो पूरा देश अक्रॉस द पार्टी लाइन उन दाभोलकर जी के हत्यारों के खिलाफ खड़ा हुआ। शिवसेना ने जो घटना घटी, शिवसेना पूरी तरह से आइसोलेट हो गया, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। कलबुर्गी जी की हत्या हुई, पूरा देश एक साथ उनके लिए खड़ा हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश की संस्कृति का एक नमूना मैं देता हूं
कि चेरामन मॉस्क केरल के मालवार में है, दुनिया का दूसरा पुराना मस्जिद है मक्का मस्जिद के बाद। उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया जाता है तो बहुत चर्चा होती है कि देश की विविधता समाप्त हो गई। तो औरंगजेब जिसने दारा सिकोह की हत्या की, और दारा सिकोह का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं कि उसकी हत्या की गई, इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक सार्थक राजदूत था। उसने उपनिषद का अनुवाद किया, इसलिए नहीं कि वो एक हिंदू शास्त्र का अनुवाद किया, वो एक डायलॉग शुरू किया, संवाद शुरू किया था समाज में। तो जब हम छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो विमर्श में ऐसे लोगों का प्रभुत्व रहा है जो कि वास्तव में जो जमीनी हकीकत है, एकता है। आप जब गांव में जाएं तो लगेगा इस एकता को हजारों वर्ष में कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन यदि दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू के किसी सेमिनार में बैठ जाएं तो लगेगा देश अगले दिन ही टूटने वाला है। तो यह जो बौद्धिक स्वरूप है वह स्वरूप इस देश की वास्तविकता को सामने नहीं आने देना चाहता। और अंतिम बात इसमें एक जोड़ दूं कि विविधता हमारी क्यों आधार है, कि विनोबा भावे ने दो शब्द का प्रयोग किया, ही संस्कृति और भी संस्कृति। भारतीय जो संस्कृति और भी संस्कृति, मैं भी तुम भी, यह भी रास्ता वह भी रास्ता। जो जिस संस्कृति से वास्तव में हमारा झगड़ा है वह ही संस्कृति है, यही एकमात्र रास्ता। दिस इज द ओनली वे, द ओनली वे, वन ऑफ द वेज। तो भारत की संस्कृति उस विविधता का द्योतक है जो वन ऑफ द वेज है। और उसका अंत में करता हूं, बहुसांस्कृतिकवाद का गुणगान करना बहुत आसान है, उसका लाभ उठाना आसान है, लेकिन जो लाभ उठाने वाले जितने लोग हैं वे कितने बहुसांस्कृतिकवाद हैं इसका तो प्रमाण देश को उनको देना चाहिए। जी, हमारे साथ अब्दुल राशिद अंसारी साहब बैठे हुए हैं जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख हैं। राशिद साहब, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की घटनाओं को उछालने में, उनको हवा देने में, उस पर अपनी रोटियां सेकने में राजनीतिज्ञ जो हैं सबसे आगे रहते हैं। राजनीतिकरण किया जाता है बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का। आपको क्या लगता है ये जो वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह की चीज़ों को जो हवा दी जाती है, इन एलिमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिक चीज ये सोचनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए सदियों से काम होता रहा है और इस देशवासियों ने भी एक दूसरे को हमेशा गले लगाया है। छोटी छोटी घटनाएं जरूर होती रही हैं, मगर ये जो पॉलिटिक्स आज चल रही है इसके अंदर बिल्कुल आपका कहना सही है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छोटे इश्यूज़ को बड़ा बनाया जाता है और बड़े इश्यूज़ को ढक दिया जाता है। इस देश की जनता बेसिकली भाईचारे में विश्वास करती है, एक दूसरे के साथ मिक्स है। अभी जो दादरी के ही इंसिडेंट की बात करें, एक तरफ वो हुआ तो दूसरी तरफ भाईचारे वाली दूसरी बात भी हुई कि जिन दो बच्चियों की शादी के लिए उनके ससुराल वाले उस गांव में आने से इनकार कर देते हैं कि हम ऐसे तनाव भरे माहौल में नहीं जाना चाहते, इसी गांव के प्रमुख लोग उनके पास हाथ जोड़ कर जाते हैं कि ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और उन्होंने घर वालों को कह दिया आपको कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ हम करेंगे, हमारे हाथों से होगा, ये हमारी बेटियां हैं। और उन्होंने किया। ये है इस देश की सही स्पिरिट और यही एक रास्ता है हमें आगे बढ़ने का। ये देश हमेशा कमज़ोर हुआ है जब ये भाईचारे का ताना बाना कमज़ोर हुआ है और मजबूत हुआ है हमेशा जब हम सब इकट्ठे होकर चले। जी, और शायद ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्हें हमें सामने रखना चाहिए, लेकिन ऐसे उदाहरणों को हम उतनी स्पेस नहीं देते हैं अपने विमर्श में। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं। प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि जितने भी आक्रांता, जितने भी हमलावर भारत में आए और उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति के जो मूल गुण हैं, जो भाईचारे जिसकी बात कर रहे थे, जिस टॉलरेंस की हम बात करते हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेके, वो हमने बचा कर रखी। क्या ये भी एक बहुत बड़ी एक वजह है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं आगे, भले ही इस तरह के इंसिडेंट्स छिटपुट होते रहे? देखिए, इसमें तीन बातें मैं कहूँगा। सबसे पहली बात समझने की ये है कि जिससे हम भारतीयता और भारतीय संस्कृति कहते हैं वो क्या है। उस संस्कृति का आधार है वासुदेव कुटुंबकम, उस संस्कृति का आधार है सर्वधर्म संभव।
जिसने भारत में उन सदियों में जन्म लिया जबकि और संस्कृतियां तो जन्म भी विश्व में नहीं ले पाई थी, जिस पे हमारा भारतीय संस्कृति का आधार बना। दूसरी बात मैं इसमें यहां पे ये जोड़ूंगा कि मुझे भारत में जितने भी संप्रदायों का उदय हुआ या जन्म हुआ, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इन धर्मों ने किसी ने भी तलवार के जोर के ऊपर अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। इन्होंने किसी को प्रलोभन देकर के अपने धर्म में परिवर्तित नहीं किया। इन्होंने किसी को भी रिश्वत दे करके कि हम तुम्हें शिक्षा दे देंगे, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, इस तरीके से परिवर्तित नहीं किया। अगर इस भारतीयता को हम समझ के चलें, और इसीलिए भारत ने हमेशा खुले बाहों से हर संस्कृति को अपनाया, हर संस्कृति यहां आके फली फूली। अगर भारत में निरपेक्षता नहीं होती और भारत में सहनशीलता नहीं होती तो भारत के अंदर ये चीजें नहीं पनप पाती। अब आइए दूसरी बात। दूसरी बात यह आई कि अंग्रेजी शासन हम पे रहा। उन्होंने इसका 1857 के बाद पूरा फायदा उठाया, क्योंकि 57 में जब उन्होंने देख लिया, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अगर ये विभाजन इतना तीव्र होता तो उस बहादुर शाह जफर को, जिसकी हुकूमत दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, उसको रानी झांसी, तात्या टोपे, कंवर सिंह, जो कि एक हिंदू वो माने जाते थे राजा, वो अपना बादशाह नहीं मानते। अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, हर कोई दिल्ली की तरफ नहीं चलता क्योंकि उसको एक राष्ट्रवाद का सिंबल माना है। सही बात। जिसको अंग्रेजों ने ये जान लिया कि 1857 में अगर ये दोनों कौम और ये सारे संप्रदाय एक होकर के देश के उनके खिलाफ लड़ेंगे, इन्हें बांटो, तो फूट डालो और बांटने की नीति आई। दिक्कत हमारी हुई आजादी के साथ में कि हमारे जो बड़े सेकुलर इतिहासकार हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति के महत्व को बिल्कुल हटा करके रख दिया कि ये तो सामंत वाली विद्रोह था, इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जबकि अंग्रेजों की नीतियां जो हैं वो पूरी 1857 का जो उनका अनुभव था उसके ऊपर आधारित थी कि देश को बांटो और ये करो। नतीजा ये हुआ, एक मैं बहुत छोटा एग्जांपल आपको देता हूं, और मेरा ये चुनौती है बड़े बड़े ये अपने आप को सेकुलरवादी इतिहासकारों से। सन 47 की जब हम कोई भी पुस्तक उठा के देखते हैं, किसी की भी लिखी हुई, तो उसमें हमको मिलता है दंगा, मारपीट, विभाजन, रेप, मॉलेस्टेशन। ये हुआ इतिहास के अंदर, मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर 1 लाख ऐसे केस हुए तो 20,000 ऐसे केस भी हुए जहां पड़ोसी ने अपनी जान पे खेलकर पड़ोसी को बचाया। वो हमारी इतिहास की किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। किन्होंने लिखी है किताबें, किन्होंने ये शिक्षा नीति बनाई, क्यों बनाई, और उसके पीछे तीसरी बात कहूंगा जो आया कि जिनको सत्ता मिली 47 के बाद में, उन्होंने अंग्रेजों से एक बहुत बढ़िया बात सीखी। अंग्रेज फूट डाल के अपने राज को बनाता था, हम राज करेंगे और फूट डालेंगे तभी हमारा राज चल पाएगा। नतीजा ये हुआ कि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी, भारतीयता की बात नहीं की। माइनॉरिटीज को डराया गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुमको खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार एक सवाल करता हूं, एक लास्ट बात कहूंगा यहाँ पे, पीछे सवाल उठा कि साहब मेरी कौम जो है सरकार क्या कर रही है, मेरी कौम पिछड़ी हुई है। कोई कहता है मेरी जाति पिछड़ी हुई है, सरकार क्या कर रही है। और मैंने उनसे कहा ये सवाल सरकार से पूछने की जगह ये सवाल अपने आप से पूछ लो कि मैं तो बड़ा उन्नत हूं, मैं तो बहुत धनवान हूं, मेरा परिवार बहुत धनवान है जी, मेरी कौम क्यों पिछड़ी हुई है। अगर ये सवाल मैं अपने आप से ही पूछ लूंगा तो मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। तो कौम के नाम पे राजनीति करना, जाति के नाम पे राजनीति करना, कब तक इस तरीके से इस देश को लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। समय बदल रहा है, युवा आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई युवा इस पे जाना नहीं चाहता, हर दूसरे का आदर करना चाहता है, अपनी संस्कृति का आदर करना चाहता है, दूसरी संस्कृति का आदर करना चाहता है। लेकिन आगे चर्चा चलेगी तो एक बात और कहूंगा कि असहिष्णुता क्यों आती है, इंटॉलरेंस क्यों आती है, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है जी। अगर आपको इससे लड़ना है बिल्कुल, असहिष्णुता क्यों आती है, जाहिर है जब सहिष्णुता चली जाती है। हमारे साथ तुफैल चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं। तुफैल साहब, जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं तो ये भी चर्चा चल रही है कि साहब एक तो हो गई असहिष्णुता, लेकिन एक हो गई वैचारिक असहिष्णुता। जब आप विचारों में ही इतने असहिष्णु हो जाएं कि दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट ना करें, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक रूपता है और जो सौहार्द है, जो सदाशयता इस देश में रही है, वो उसको कहीं चोट पहुंचती है। आपको लगता है ऐसा? आपने बहुत अच्छा
शुरुआत की, मगर मुझे लगता है कि सेलेक्टिव है। निश्चित रूप से मुझे हमने मुझे उन पूरी घटनाओं बात का जिक्र किया है जो कि हाल ही में मुझे पूरी घटी बात हैं। जी। मेरे देखिए हो क्या रहा है कि आप जब इस तरह के चयन करके बात करते हैं, सामने से एक बात हुई कि AR रहमान के ऊपर फतवा लगाया रज़ा अकादमी ने। रज़ा अकादमी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उनका प्रोग्राम दिल्ली में था सितंबर में। यही केजरीवाल जो गुलाम अली के प्रोग्राम पर तुरंत हाय हाय करने लगे और बोले दिल्ली आ जाइए, उन्होंने ही 13 सितंबर के दिल्ली के प्रोग्राम पे कुछ नहीं कहा, मुंह में दही जम गया था सबके। अखलाक के बारे में आपने कहा, अखलाक को मारा गया, 3-4 घटनाएं हैं, उसके वर्जन्स हैं। एक ये कि एक काली पन्नी में कुछ गोश्त के टुकड़े पड़े थे और उसको लेकर सर्च किया गया। उस पूरे एरिया में गौ हत्या एक बड़ा विषय है। आप ध्यान करें, बकरा भी खाते हैं लोग, मुर्गा भी खाते हैं, उन्हें मारा जाता है, गौ की हत्या होती है। ये बहुत गंभीर विषय है। 1857 की क्रांति में, जिसमें पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ था, सारा कोई हजारों अंग्रेज, लाखों भारतीय, मुगल साम्राज्य का बचा खुचा हिस्सा, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब उसमें भस्म हो गए। हमारे पूर्वज इसके लिए जान से अपनी खेले हैं, दूसरों की जान उन्हें दांव पे लगाई है। ये सामान्य विषय नहीं है। आपने बात बहुत अच्छी कही, असहिष्णुता, मगर ये वैचारिक सहिष्णुता क्यों नहीं है? जब तक आप इसे चैलेंज नहीं करेंगे, वैचारिक चुनौती नहीं देंगे, बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि लोग उबल रहे हैं। आप फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पर देखिए, सोशल मीडिया पर लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है। आप इसका ध्यान कीजिए कि अगर एक तरफा बात होगी, सहिष्णुता का मतलब मेरे ही पाला नहीं है। सहिष्णुता ये कबड्डी एक तरफ से नहीं खेली जाएगी, दूसरी तरफ भी चाहिए। जाहिर है। ओके जी, हमारे साथ सुबी चतुर्वेदी हैं और अभी चतुर्वेदी जी ने एक बात कही सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की विचारों का उबाल जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें अफवाहें भी बहुत सारी हैं और हमने देखा है कि इन अफवाहों के चलते भी हमारी जो सौहार्द है उसको नुकसान पहुंचता है। जब इस तरह की उल्टी सीधी अफवाहें लोग सुनते हैं और वो फैलाते हैं मोबाइल के जरिए, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है जिसे हमें देखना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए? नीलम, बहुत उपयुक्त समय है ये बात डिस्कस करने का। सोशल मीडिया पे मैं आऊँगी, बट अगर हम सहिष्णुता की बात करें और वहाँ से शुरुआत करें, भारतीयता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और ये कौन तय करेगा? जहाँ तक संस्कृति की बात है, ये शाश्वत नहीं है, ये चलती है, ये जीवंत है और ये इवॉल्व होती है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जिसका बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। किस तरह पॉजिटिव, सकारात्मक आप उपयोग कर सकते हैं इस देश को जोड़ने में। वहाँ ये बहुत बड़ी सिम्टम्स को, जो एक गंभीर बीमारी की चेतनाएं हैं और शुरुआती संकेत हैं। अगर आप एक रैशनलिस्ट जो ये बात करे कि बात को समझें, बूझें, तथ्यों का ज्ञान करें, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप एकदम सही कहते हैं कि हम अगर पॉजिटिव स्टोरीज हैं या अच्छी घटनाएं हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जिस तरह की न्यूज़ साइकिल है, हमारा दायित्व है कि हम 3 काम करें। हम सरकार से सवाल करें, हम पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करें और जो ये मुद्दे हो रहे हैं जिनसे हमें संभवतः लगता है हमारे डेवलपमेंट को, हमारी सामाजिक फैब्रिक को आहत हो सकता है, हम उन बातों को अर्ली डिटेक्शन करें और उनके मिटिगेशन करें। इनको कारपेट के नीचे दबा देना या कहना ये छुटपुट या मामूली घटनाएं हैं, मैं इस बात से सहमति नहीं रख सकती। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, हमें बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर या DD में जब तक आपके 4 एडिटर्स क्लियर नहीं करते तो वो एजेंडा सेटिंग होती नहीं है, वेरिफिकेशन होता है फैक्ट्स पे। सोशल मीडिया 2 तरफा बात है। आपके पास फ्रीडम भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और उसके साथ साथ एक आसानी भी है कि आपके जो दिल में आया आप लिख सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, पर उसमें आपको बहुत सतर्कता के साथ कि आपका इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे किस तरह एम्पलीफाई किया जाएगा। बट मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर ज्यादा संख्या में हो या आपके पास पावर हो तो उसके साथ जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफा से आप
तभी शांति और सामंजस्य बना सकते हैं। पर जितना सोशल मीडिया पे कैंपेन है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रायट हो या नॉर्थ ईस्ट एक्सोडस हो, एक बहुत बड़ा वैक्यूम दिखाई दिया जब ये 3 दिन तक वीडियो चलता रहा। आप मेरठ छावनी में हैं, आप कैंप में हैं, आपके डीएम को 3 दिन लगते हैं बताने में कि ये 4 साल पुराना वीडियो है। यहाँ तक हम सबों ने मिलकर ये कहा, जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है या जो लोग काम करते हैं, कि ये 4 स्टेप्स हैं जो आप इमिडिएटली उठा सकते हैं डिनाई करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में काउंटर करने के लिए। लोगों से कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम छीन लेना और ब्लैकआउट कर देने से पैनिक और बढ़ेगा। ये घटनाएं तब तक बढ़ेंगी जब तक इंप्यूनिटी होगी या ये किसी तरह का प्रोटेक्शन या इंकरेजमेंट मिलेगा। एक तो प्रोसिक्यूशन जल्दी होना पड़ेगा, जो इस तरह की हरकतें करे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की आवश्यकता है। अगर हम दादरी देखें, और दादरी से मुझे खासा तकलीफ हुई, 7 किलोमीटर मात्र दूर है मेरा घर, वहां मैं जाती हूँ। बसरा जिस एरिया में है वो 600 गांव की लिस्ट में है जो मोदी जी को माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉमिस किया कि हम यहाँ इंटरनेट डेवलपमेंट और हाई स्पीड कनेक्टिविटी लाएंगे। ये मैसेज नहीं है जो आज का भारत देना चाहता है, और ये वाकई तकलीफ और चिंता की बात है अगर हम इनको इमीडिएटली मिटिगेट नहीं करें। इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी है, यूपी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि आप अलर्सिटी दिखाएं। इंटेलिजेंस होती है, बीट कांस्टेबल होते हैं, ये चीजें एकदम से नहीं पनपती। और अगर मैनपुरी में घटना हो कि 100 छोटी छोटी दुकानें जला दी जाएं और एक रूमर के बेसिस पे, तो ये शर्मनाक घटना है, तकलीफ की बात भी है, और हम सबों को अपनी जिम्मेदारी समझ के उसे काउंटर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने पड़ेंगे रिस्पॉन्सेस, और जल्दी जवाब देना पड़ेगा। जी शेखर अय्यर साहब, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे अभी हमने कुछ घटनाओं के बारे में बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विगत की पुरानी घटनाओं को भूल रहे हैं या नकार रहे हैं या उन्हें याद नहीं करना चाहते। जैसे चतुर्वेदी जी अभी कह रहे थे, हम उन तमाम घटनाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन जो विगत की घटनाएं उनके ऊपर, क्योंकि आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए आप उन घटनाओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो बात है वो तो वही है, और जो पॉइंट है वो तो वही है, और वो ये कि क्यों हमारा जो सौहार्द है, जिसकी हम कसम खाते हैं, जो हमारी सोसाइटी में है, जो सहिष्णुता हमारे समाज में है, उसको क्यों इस तरह का दंश सहना पड़ता है, इस तरह का प्रहार सहना पड़ता है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है? और ख़ास तौर से अगर क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर हम राजनीति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहें, कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते जब इस तरह की चीज़ों को हवा दी जाती है तो वो एक भयंकर रूप ले लेती है। आप मानते हैं इन बातों को? बिल्कुल। नहीं, बात क्या है कि एक तो जैसे प्रोफेसर कबील साहब कह रहे थे, नैरेटिव्स को लेकर है। जिस तरह नैरेटिव्स पिछले 50 साल से ज़्यादा फीड किया गया है। दूसरी बात क्या है कि हम अभी तक 65 साल के बाद भी हम टॉलरेंस पे अटके हुए हैं। देखिए, टॉलरेंस जो वर्ड है ना, आप अंग्रेजी में देखेंगे, इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव टर्म। आई टॉलरेट यू मतलब मींस आई कैन नॉट। एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि टॉलरेंस से चल के हमें अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना, एम्पैथी की बात करें, फिर अंडरस्टैंडिंग से हमें एक्सेप्टेंस के पहुंचना था, एक्सेप्टेंस के बाद एसिमिलेशन में पहुंचना था। लेकिन हम तो टॉलरेंस में रह गए कि आई टॉलरेट यू, कम्युनल टॉलरेंस। साथ साथ हम हार्मनी की बात कर रहे हैं। वो कम्युनल टॉलरेंस तभी हार्मनी बनेगी, तब ये कोर्स पे चलेगी। ये कोर्स में कैसे चलेगी? तब नैरेटिव्स उस हिसाब से हो। जैसे आज अभी बात की गई, जब एक जगह में एक घटना हो रहा है, क्योंकि अखबार हो या टेलीविजन हो, आपको ये नहीं बताता कि अगर 20 शहर में ऐसी घटना हुए है, 2 लाख शहर है जहां पे बहुत शांति में गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको नहीं बताता क्योंकि खबर का वो सिस्टम नहीं है। लेकिन बात यह है कि वी हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ टॉलरेंस टू द स्टेज ऑफ एसिमिलेशन। जब जिस भारतीयता की जो बात की गई है, दैट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, एंड व्हिच हैज कम, जो हुआ है पहले अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर एक्सेप्टेंस। क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस इसलिए बात कर रहा हूं, किसी धर्म का किसी भी प्रैक्टिस हो, किसी भी बिलीफ हो, जब तक बाकी समुदाय उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एसिमिलेशन करे ना करे वो अलग चीज है। लेकिन ये केवल टॉलरेंस में रहेंगे ना, तब टॉलरेंस ऐसी चीज है वो कभी भी टूट सकता है। और वो टूटने के लिए कुछ नहीं जरूरत है, डर जैसे एक चीज चाहिए। और डर फैलाने के लिए कई कारण है, कई माध्यम है, कई मेथड्स है, कई वेस्टेड इंटरेस्ट है। नीलम जी, यहाँ छोटी सी एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत छोटी, क्योंकि एक ब्रेक लेंगे। हाँ जी। कि देखिए, जो शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है, हाँ, वहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता कि आजाद हिंद फौज की जो किचन थी उसमें झटका और हलाल साथ बनता था।
हिंदू और मुसलमान साथ लड़ता था। और आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जिस आजादी के लिए लड़े थे वो पार्टीशन की आजादी के लिए नहीं लड़े थे, वो एक हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। ये हमारी किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। किसी किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली को 57 में घेर रखा था तो अंग्रेजों का एक जासूस है, उसकी नमक हराम की हवेली आज भी मौजूद है बल्लीमारम के अंदर, वो कहता है कि ईद वाले दिन हमला करना, उस दिन कुर्बानी होगी गाय की, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे और तुम दिल्ली जीत लोगे। तो अंग्रेज रात तक 11 बजे तक बैठे रहते हैं हमला करने के लिए, और जब नहीं होता तो अगले दिन फिर उस गौरी शंकर जासूस की चिट्ठी आती है कि बादशाह ने एक फरमान दे दिया था कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, और कोतवाल को यह कह दिया था कि जो भी ये करेगा उसे गिरफ्तार कर लेना। इसकी वजह से ना वो कुर्बानी हुई और ना वो दंगा हुआ। ये सौहार्द के और ये सब जो है ये पढ़ाया नहीं जाता। और क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसके पीछे जिन लोगों ने राज किया है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, क्योंकि अगर संप्रदायों में सौहार्द हो जाए तो इनकी राजनीति, इनका रोना पीटना, इनकी दुकान मांगना, इनकी कैसे दुकान कैसे और हमारे इतिहासकारों की दुकान कहां से चलेगी? चलिए, कि अगर ये कम्युनिज्म खत्म हो गया तो सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म की दुकान कैसे चलेगी उनकी? जी, तो ये जो छद्मता है, चाहे वो हमारे विचारों में हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में हो, या टॉलरेंस की जो ये की बात कर रहे हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सहन करना है, क्या हमें इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए? अपने विचारों को, अपनी सोच को और विशाल और व्यापक बनाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जनता जनार्दन की राय लेते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। बजाज सिटी 100 खुशियों का जैकपॉट। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। तो टॉलरेंस से भी हमें एक कदम आगे बढ़ना है। किस प्रकार से हम अपने समाज को और व्यापक बना सकते हैं, उसकी सोच को और बड़ा कर सकते हैं और अपना जो सौहार्द है उसे हमेशा बना के रख सकते हैं। आइए ज़रा जनता जनार्दन की राय लेते हैं, आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार से हम इस अपने आपसी सौहार्द को बचाए रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो अपनी बात करेंगे। जी, किसने हाथ उठाया था यहाँ से? हाँ, आप बताइए, आपको क्या लगता है हमारा जो जिस सौहार्द की हम बात करते हैं, जिस सोसाइटी की हम बात करते हैं, जिस सामाजिक ताने बाने की हम बात करते हैं, कैसे हम उसे अक्षुण्ण रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं? मैं मेरे ही गांव का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि मेरे गांव में एक मुस्लिम बंदा रहता है और बाकी सब हिंदू रहते हैं।
तो होली दिवाली के ऊपर हम साथ बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं। और जो दादरी का जो एग्जाम्पल है, उस दादरी में जो इंसिडेंट हुआ उसकी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि दादरी के जो अखलाक साहब थे उनकी अनफॉर्चुनेटली लिंचिंग हुई, और उस लिंचिंग में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो ना तो किसी जाति के हो सकते, ना किसी धर्म के हो सकते, ना किसी रंग के हो सकते, वो ना देश के हो सकते, वो देशद्रोही कहना चाहूँगा मैं उनको। ओके जी, हाँ आप बताइए। मेरा कहना है कि जो भी सौहार्दता है देश में, ये तो देश के लोगों से ही होती है, देश के लोग ही मिलते हैं। तो जो इस सौहार्दता को जो भी छिन्न भिन्न करते हैं, वो देश के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, उनका ये खुद का इंटरेस्ट है, तो इसे हम देश से लिंक नहीं कर सकते। देश से लिंक नहीं कर सकते, हाँ आप बोलिए। हाँ जी, उधर दीजिए मैम को। हाँ, हम हर बात को नैरेटिव से जोड़ रहे हैं। क्या परिवार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझाते हैं, हम बचपन में जिसके साथ खेलने जाते हैं, क्या वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है? समाजवाद की बात नहीं है कि समाजीकरण कैसे कर रहे हैं हम परिवार में। ओके जी, उधर दीजिए। हाँ, लाइक शी वाज सेइंग कि फैमिली की बात करें, मुझे लगता है पूरा एजुकेशन सिस्टम, टेक्स्ट बुक जिस तरह से इनटॉलरेंस प्रमोट करता है, मतलब पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को रादर देन कि हम लोगों ने साथ में मिलकर लड़ा, इट इज़ ऑलवेज शोन एज कि पार्टीशन, 2 डिविजन्स थी। एंड आई थिंक वहीं से जो पूरा सीड्स ऑफ डिवीजन है हमारे स्टार्टिंग से ही आ जाता है। जी, ये सीड्स ऑफ डिवीजन की बात कर रही हैं राकेश सिन्हा साहब, क्या ये इनकी बात में कुछ तथ्य है जो ये कहती हैं कि शुरू से ही कुछ डिवीजन की राजनीति जो है वो रही है? देखिए प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न है कि बुनियादी मुद्दे को आप एड्रेस करते हैं कि नहीं करते। अगर पार्टीशन की घटना घटी तो पार्टीशन के सच को बताने से कैसे देश में कॉम्युनल डिसहार्मनी आ जाएगी? मैं तो मानता हूं कि पार्टीशन की घटना को रूबरू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पार्टीशन के लिए आज की पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पार्टीशन के कारण क्या थे इसको तो एड्रेस करना चाहिए। और जो पीढ़ी जिम्मेवार थी और उसको माना, उसको मैं पूरा कर लूं, यदि पार्टीशन के कारण को यदि हम एड्रेस करते हैं, उस पर स्वतंत्र रूप से खुले मन से विमर्श करते हैं, तो संभवतः आज जो सीड्स की बात कर रहे हैं, जो पौधा बन रहा है, उसे हम पौधा बनने नहीं देते। एक दूसरी बात इसमें मैं जोड़ दूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब 1861 में पहली बार वायसराय ने काउंसिल में एक हिंदू एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया, उसी दिन उसने साबित कर दिया कि हम 2 समुदाय को प्रतिद्वंदी समुदाय के रूप में, समानांतर समुदाय के रूप में खड़ा कर रहे हैं। और लगातार कांग्रेस ने उस नीति को यह मानकर, यह देश प्रयोग धर्मी देश है, तो प्रयोग धर्मिता में हमको मानते रहे कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। कहीं न कहीं कॉमा फुल स्टॉप देना चाहिए। और आज की परिस्थिति में मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि जो अखलाक की घटना घटी, वो अखलाक की घटना दुर्भाग्यपूर्ण पूरा देश मानता है, लेकिन साथ साथ एक बात जान लीजिए कि इस देश में गाय की हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं। सिर्फ अपर कास्ट हिंदू नहीं है, भील, संथाल, उरांव, खारिया, ये सब जिनको आदिवासी कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, ये लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को सदियों से मानते हैं। इसलिए यदि गाय के ऊपर आग्रह है, और यह आग्रह आज का नहीं है, 18वीं शताब्दी देख लीजिए, 19वीं शताब्दी देख लीजिए, तो इस आग्रह को यदि कुछ छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकत विभाजन का रूप बनाना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि एक समुदाय की तुष्टीकरण करना, तो संभवतः उस समुदाय को भी क्षति करते हैं, इस देश की राष्ट्रवाद को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। नीलम, मैं इस बात से सहमति नहीं रखती। जहां तक जिक्र हुआ समाजीकरण का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बचपन से आपको क्या सिखाया जा रहा है, किताबों का, पीयर्स का, आपके पेरेंट्स का, और किस तरह का आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, सबका इस पे प्रभाव पड़ेगा। दादरी में ऐसे कोई सीड्स नहीं थे, ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। सब बहुत आराम से रहते रहे। मुजफ्फरनगर की इकोनॉमिक इंडेक्स देखें, सबसे हाई इंडेक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, और ये रीसेंट कैटलिज्म की बात है। जहां तक आप बात करें हमारी हिस्ट्री का, अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते, अगर सबको ये पता ना होता और हमें भली भांति ये ज्ञात ना होता कि हिंदू और मुसलमानों ने, सिखों ने सब मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये अंग्रेजों की बहुत पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, रोलट एक्ट हो, चाहे विभाजन की बात करें, वहां से शुरुआत हुई। जहां जहां वो गए वहां वहां ये शुरुआत हुई। पर आज हम इस जगह जो पहुंचे हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो सब इंडिकेटर्स हैं कि हम फंडामेंटली, मौलिक भौतिक तरीके से हम डिवाइडेड लोग नहीं हैं। और हिस्ट्री अगर विक्टर लिखता है तो उसको सवाल उठाना, क्वेश्चन करना भी इसी समाज का दायित्व है। अंग्रेजों के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मूल समस्या है, जो मूल टेक्स्ट हैं
इन्वेडर्स के, उनको पढ़िए, कैसे गुलाम बनाए गए उनको पढ़िए, मैसेकर हुए इस देश पर, ये हमेशा की पॉलिसी है, अंग्रेजों ने तो उसका फायदा उठाया है। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये सारी चीजें हैं। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण, नेशनलिटीज को बदल देना, उसके मानबिंदु बदल देना, कह लीजिएगा, मुझे कहने दीजिए, उसके पूरे मिजाज को बदल देना, ये लगातार किए जाने वाले काम है, उसके नतीजे हैं। आखिर इस हिंदुस्तान में दिवाली पर पॉल्यूशन फैल जाएगा, होली पर ये हो जाएगा, ये सब कहा जाता है। आपको अंदाजा है कि कितनी जानवर मरते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। गाय का कत्ल क्यों? गाय की हत्या बहुत बड़ा विषय है। एक बहुत छोटी सी बात, सबको उनके विषय बहुत बड़े विषय ही लगते हैं, पर इस बात को ये जस्टिफाई करना, हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्टोरियन एक पैनल पे हैं, लुटेरों को और रूलर्स को कंपेयर करना, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में, हर एवोल्यूशन में, महमूद गजनवी और मुगलों को कंपेयर करना, कल्चरल हिस्ट्रीज को मिक्सअप करना, जो हमारे पास आज भी ऑप्शन है कि हम अपनी वॉइस रख सके, नए टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सके, उसको परपेचुएट ना करें। देखिए ऐसा है कि ये चीजें मानसिकता से उभरती हैं, और मानसिकता में डर क्यों उभरता है? अगर शायद ISIS जो हरकतें कर रहा है मध्य एशिया के अंदर, कि औरतों को स्लेव बना के बेच रहा है, सब कुछ खत्म कर रहा है, सारे और जो वहां पे आर्किटेक्चर है, जो वहां का हेरिटेज है, उसको बम से उड़ा रहा है, अगर ये वहां सब नहीं हो रहा होता तो शायद ये डर हिंदुस्तान में दोबारा नहीं उभरता कि आक्रांता आएंगे और फिर वो कर जाएंगे। दिक्कत ये हुई कि जो वहां पे हो रहा है उसको तो हमारे सेकुलर भाई कंडेम करने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। ISI ने वो किया, कितने मेरे ऐसे इतिहासकार हैं जो ये दिखा दे कि उन्होंने उसे कंडेम किया हो। और यहाँ छोटी सी भी चीज होगी अगर, तो उसको उठा के, जैसे कहा कि जो इन्होंने बहुत सही बात की कि अगर एक जगह रॉइट हो रही है तो 2 लाख और शहरों में और गांवों में और जहां नहीं हो रहा है उसको हाईलाइट नहीं करते। जी हाँ, बोलिए। जैसे अगर कुछ लोग मान लीजिए कि बात फैलाते हैं कि संप्रदायों के बीच में विवाद है, वैमनस्य है, तो हमारे बहुत से लोग हैं जो अब सोशल मीडिया है, सभी लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो अच्छी बात है उसको सामने रखें? वो भी हम कर सकते हैं, अगर वो यूज कर सकते हैं और वैमनस्य हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ओके, हाँ बोलिए। मॉरल बिहेवियर की तो कहीं बात होती नहीं है कि ये जो हम कह रहे हैं कम्युनल हार्मनी रखनी है, तो मॉरल बिहेवियर कोई चर्चा नहीं करता इसके ऊपर। और मुझे जो गाय वालों से ये कहना है कि जो गाय करते हैं, सड़कों पे इतनी गाय घूमती हैं, उनके इतने बच्चे घूमते हैं, कोई अपने एक गाय को लाके घर पे रख ले, कोई है? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। नोएडा में एक गौशाला है जिसमें 860 गायों को, जो स्त्री गाय थी, उनको रखा गया। ऐसी कोशिशें हो रही हैं। इसका 2.5 लाख रुपए महीने का खर्च है उसका, उठा रहे हैं हम सब मिलके, ऐसा मत है, ऐसा नहीं है। छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो हम ही लोगों ने बनाई इसी काम के लिए, अनाथ गाय जो पकड़ी गई उन्हीं के लिए। बहुत सारे अनाथ बच्चे भी हैं, उनको भी देखिए, मैंने एक बात कही थी कि बहुसांस्कृतिकवाद या लोकतंत्र का आनंद लेना और बहुसांस्कृतिकवादी होना, इस पर विमर्श होना चाहिए कि भी संस्कृति के साथ कौन कौन हैं। भी संस्कृति का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन स्वयं भी संस्कृति के हिस्सेदार नहीं बनते। जो सामाजिक समरसता है वो तब रह सकती है जब हम जितने भी धर्म के लोग साथ में रहते हैं वो एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म को अंडरस्टैंड करें। यही है जो होना चाहिए। ये मुद्दे की बात की इस बच्चे ने। सामाजिक समरसता को हम कैसे बनाए रख सकते हैं और हमारा क्या फर्ज है, आप उस पर कुछ कहना चाहिए? मैं सोचती हूँ ना, मीडिया को भी थोड़ा सा इसमें पेशेंस बरतना चाहिए। अभी जो हमने देखा था पंजाब में अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, किसी धार्मिक पुस्तक को जलाने या कुछ लेकर, उन चीज़ों को हम टेलीविजन पे हम देखते हैं, बार बार उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। क्या हमें नहीं लगता कि ऐसी खबरों को 1-2 बार चला के हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको बंद कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और जगह भी लोग इनसे प्रभावित? जी हाँ, बिल्कुल। जी यहाँ आप बोलेंगी? हाँ बोलिए। अच्छा, ये लास्ट है यहाँ से। हाँ, At one side we are saying that our constitution basically says that we are secular. At another point we are seeing the riots which are going on. So what are they telling about the secularism, what our constitution is saying? You see, let us be very clear on secularism. Secular means total break of state with the religion. Please understand that meaning. हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का वो मतलब नहीं लिया जाता। और एक शब्द के 2 मीनिंग होंगे कि यूरोप में एक मीनिंग होगा और हिंदुस्तान में उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका दूसरा मीनिंग लगाया जाएगा। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, कपिल जी। जी, छोटे-छोटे रिएक्शन ये यंगस्टर्स को। कोई न्यूज़ दिखाई जाती है, हम भड़क जाते हैं कि हमारे धर्म के बारे में बात हो रही है। हम अपना विजडम उस टाइम क्यों यूज नहीं करते? राइट, ओके, विजडम।
हाँ। मुझे क्या लगता है कि अगर हम सांप्रदायिक सद्भावना की बात कर रहे हैं तो रादर देन दूसरों को देखने की जगह हमें अपने आप को देखना चाहिए। जब हम रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो सारे एक साथ मिलके इसको कम कर सकते हैं, हम डिसहार्मनी को हार्मनी तक पहुंचा सकते हैं। ओके जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अभी जैसे मीडिया उनके पॉइंट से मैं बहुत सहमत हूँ। जैसे एक जगह कहीं पे दादरी पे अगर होता है तो 2 लाख जगह ऐसी कोई अगर आग अगर फैलती है तो उसके लिए मीडिया को जिम्मेवार मानता हूँ मैं। और दूसरी चीज, धर्म जाति से ऊपर उठने का टाइम आ गया। छोटे छोटे बातें हैं जिसके अगेंस्ट भी लोगों उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, अभी ये दादरी लिंचिंग हुआ तो फिर जम्मू कश्मीर में एक सिंगल एमएलए ने अपने लिए एक बीफ पार्टी रख ली। अब वो उनको पता है कि हिंदू लोग इसका बुरा मानेंगे तो एक वो एक्सट्रीमिटीज़ में चले जाते हैं। तो एक ये होना चाहिए। बेटा, जब 10 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर से अपने देश में ही रिफ्यूजी बना दिया गया, उस समय इस देश का सेकुलरिज्म कहाँ था? ओके मैं कहना चाहूँगा कि आज के युग में जो धार्मिक संगठन होते हैं वो धर्म के कारण आपस में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। उन्हें धर्म के कारण ना करवाने के बजाय देश में आज जो राष्ट्रवाद का युग है उसके लिए बच्चों के अंदर जो यूथ होता है हमारा और सबके अंदर एक राष्ट्र की भावना जगानी चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़े, बनी रखे। जी ओके, हाँ बोलिए। क्या ये वाकई जरूरी है कि हम धार्मिक विभाजन के नाम पर राजनीति करते रहें और तभी राजनीति में हम सर्वाइव कर सकते हैं? ओके जी, आगे दीजिए। हाँ, हमारे साथ में कुछ और 2-4 लोग हैं। राजनीति हमेशा कास्ट सिस्टम से चलती है, कास्ट सिस्टम को लेके ही हमेशा राजनीति करते हैं, तो ऐसा ना हो। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो गुजरात में भी वही हो रही है, बिहार के इलेक्शंस में भी आप देख रहे हो कास्ट सिस्टम को ही लेके राजनीति खेल रही है। तो हम कास्ट से ऊपर क्यों नहीं बढ़ते? ऊपर क्यों नहीं बढ़ते? दीजिए। मैम, मेरे को ये जानना है, ये बार बार हम मुस्लिम हिंदू पे ही क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे और भी धर्म है, उन पे हम क्यों नहीं जा रहे हैं? सिर्फ इस पे ही क्यों रह जाते हैं? ओके मैम, ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी बचपन से जड़ें कमज़ोर बना दी जाती है। हमें बोला जाता है कि एक ही धर्म को फॉलो किया जाए, उनके ट्रेडिशन को ही फॉलो किया जाए, हमें फ्रीडम नहीं दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो उनके बिलीफ्स हैं हमें फ्रीडम नहीं मिलता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके वहाँ पे जा करके। हमें ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई से कुछ नहीं होएगा, तलवार के जोर पे हम विकास नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो साथ रहना पड़ेगा, मिठास से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दो लोग और हैं बस। हाँ लास्ट, हाँ बोलिए। ये सब जितनी भी घटनाएं आजकल हो रही हैं, मुझे लगता है ये हो तो रही हैं लेकिन राजनीतिक दल इसको और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ये जितने भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष करने वाले राजनीतिक दल हैं। छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगी। अभी फेसबुक पे हमने एक पोस्ट देखा था कि एक छोटे से एक स्टूडेंट को जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा था, हाँ। उसको हमारी सरकार ने काइंड ऑफ कह सकते हो केजरीवाल जी ने बुला के उसको काइंड ऑफ कुछ साइकिल्स प्रोवाइड किए, एजुकेशन में हेल्प किया। बट वो न्यूज़ सिर्फ वहीं तक रह जाती है। या कई सारे ऐसे गाँव हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो बहुत दूर की बात है, लोग कैंडल लाइट भी नहीं मिलती। तो क्यों ना हमारी सरकार को उस जगह भी फोकस किया जाए, उसको थोड़ा आगे लाया जाए, पॉजिटिविटी को आगे साइड भी देखो ना। ये जो बहस है इसके बहुत सारे आयाम हैं। आपसी मिठास, विकास, सबकी समृद्धि, सबका साथ जिसको हम कहते हैं, वो भी इसके आयाम हैं और वो इससे आकर जुड़ते हैं। जनता ने अपनी बात कही है। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया,
हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा में। आज हम सांप्रदायिक सौहार्द की चर्चा कर रहे थे और सौहार्द को लेकर जो बहुत सारे आयाम हैं जो लोगों के समृद्धि, उनके विकास, उनकी सोच से जुड़ते हैं, उस पर भी हमने बात की। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से कि हमारी आगे की भविष्य की दशा और दिशा और हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, ख़ास तौर से समाज में समरसता को बनाए रखने के लिए। क्या कहेंगे आप शेखर अय्यर साहब? फाइनल कमेंट्स में जाहिर है हम कोशिश करते हैं कि विचारों को कहीं एक दिशा में ले जाएँ और वो दिशा ऐसी हो जो कि प्रगति विकास की बात करती हो, सबके साथ की बात करती हो। देखिए, पहले की बात जैसे मैंने कहा कि हमें टॉलरेंस से आगे जाना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो जब मैं अंडरस्टैंड की बात करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो बहस हो रही है, इस बहस में कुछ लोग या मतलब वर्चुअली जो ये जो घटना को लेकर वो ऐसी बहस कर रहे हैं जैसे गो रक्षा, गो पूजन, वो सब कुछ नहीं है। ऐसे करके आप वो अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते, क्योंकि आप वैसे ही अन्य समुदाय में, अन्य कम्युनिटी में ऐसे बिलीफ्स होंगे जो उनके लिए बिलीफ है, उन्हें भी हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो इस्लामिक हो, क्रिश्चियन फेथ हो, किसी हो, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस बहस में क्या हुआ है, देश भर में मीडिया में भी ऐसे बहस हो रहा है कि वो गोपूजन कुछ नहीं है, गो रक्षा भी कुछ नहीं है, उससे कोई कॉटेज को मतलब उसको आप टोटली उसको मिनिमाइज करके या उसको एक लाफेबल, यानी वो एक आप उसको जोक करके करेंगे, तब उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। तो आपको मानना होगा कि एक ज़्यादातर लोग गो को एक महालक्ष्मी के रूप में देखते हैं, कामधेनु के रूप में देखते हैं, आप उसको स्वीकार करना है, तभी बात आगे बढ़ेगी। साथ साथ जिस कम्युनिटी में इस तरह की उनकी हीटिंग हैबिट्स रही है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, देखिए उसका भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो सके। मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार हिंदू या समझदार मुसलमान या समझदार कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि इस इश्यू में लोग मरे, ये दो एक दूसरे को तकलीफ करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी कई फेसबुक्स में, व्हाट्सएप में ऐसे कहानियां आ रहे हैं जहां पे मुसलमान जो एक कहानी मैंने अभी देखा, फेसबुक में पढ़ा कि कोई कबाब बेच रहा था, तो एक हिंदू लेता था उससे, एक दिन उसने बीफ का कबाब ले लिया, सस्ता में मिल गया। फिर जब उसको पता चला वो हिंदू है, वही मुस्लिम जो कबाब बेच रहा है वो कह रहा है आप ये मत लीजिए, ये तो ये है, ये बीफ है। तो ये मतलब जहां सेंसिटिविटी हमें बढ़ाना चाहिए, इसमें मीडिया का रोल है, साथ साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बाद में अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। सूबी, खास तौर से हम चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया और मीडिया पे कई सवाल लोगों ने भी किए कि साहब एक ही चीज़ को जब आप हज़ारों बार दिखाते हैं तो तो वो कहीं हिट करती है लोगों की मानसिकता पर। खास तौर पर इस पर हम चाहेंगे फाइनल कमेंट्स में आप बोलें। नीरम, मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली जो हमने कमेंट्स सुने फ्लोर से, ये हमारी युवा पीढ़ी है और इनकी जो इंटरवेंशंस थे बहुत ही जिम्मेदार थे और बहुत ही परिपक्व तरीके से इन्होंने बात करी। जहाँ तक मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया समाज का आईना होता है, हमारा दायित्व है कि हम सवाल उठाएं। आप कितनी बार दिखाएं वो सवाल नहीं है, आप किस तरह दिखाएं और क्या आपकी फ्रेमिंग है, क्या आप इसे न्यूज़ दिखा रहे हैं या ओपिनियन दिखा रहे हैं या एनालिसिस दिखा रहे हैं, किस तरह आपका औचित्य है जो हमारा, कैन आई प्लीज फिनिश और बिल्कुल ये समझना कि मीडिया की अपनी आइडियोलॉजी नहीं होगी, ये भी नाइव है, क्योंकि मीडिया पर्सन्स भी एक स्कूल से आते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है, पर हमें सबको जिम्मेदारी बरतनी जरूरी है। ये सेंसिटिविटी दोनों तबकों से, तीनों तबकों से आनी भी जरूरी है। पर हम कुछ लोग अगर अपने आप को समाज के ठेकेदार समझेंगे, या भारतीय संस्कृति एक बहुत अच्छी बात करी, इतनी व्यापक है, इतनी टॉलरेंट है और इतने सालों से है और कितनी सारी अच्छी बातें हैं। सिर्फ टॉलरेंस
नहीं, एम्पैथी भी सिखाते हैं। और एम्पैथी के लिए आपको पहले अपने जूते उतारने पड़ेंगे, तभी आप दूसरों के जूतों में जाके सोच सकेंगे। तीरम, लास्ट बिट, सोशल मीडिया का प्रयोग और सोशल मीडिया का उपयोग हमें भी अपनी जिम्मेदारी से करना है और सरकार को भी उसे अपनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। ओके, खास तौर से सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयासों की दरकार है, अगर आप इस पे थोड़ा सा एक मिनट फालतू ले लूंगा। 1947 में देश का विभाजन हुआ और हम खंडित रूप से स्वतंत्र हुए। मुस्लिम लीग और भारत का पूरा मुस्लिम समाज सबने वोट दिया था, दोनों हिस्से हमारे काट दिए गए। 1952 में पहला चुनाव हुआ, सब कुछ इतनी कड़वाहट, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, जनसंघ को 2 सीट मिली थी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों कदावर लोग थे। हिंदू समाज कम्युनल नहीं था, वरना उस जमाने में जनसंघ की सरकार बन गई होती, नहीं बनी। 2 घटनाएं बताता हूं, अभी साहित्य अकेडमी से इस्तीफों की भरमार लग रही है। यही सारे के सारे सलमान रुश्दी की किताब पर जब बैन लगा, हमारी बिरादरी थी, हम साहित्यकार थे, एक नहीं बोला, सिंगल कोई नहीं बोला। तस्लीमा नसरीन के साथ बदतमीजी हुई, एक नहीं बोला। इतना बड़ा इशू है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मगर कानपुर के लिए सब लोग छाती कूटने लगे। ये बाध्य करते हैं कि इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे, पुलिस काम नहीं कर रही, पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे, कानून हाथ में लेना पड़ेगा। जी जी, कोई सुन नहीं रहा। कपिल जी, फाइनल कमेंट्स दीजिएगा। रेजिग्नाइटिस की बीमारी राग दरबारियों के बीच में लग गई है जब उनकी पैटर्नेज चली गई है रॉयल। मैं दूसरी आपकी बात पे आता हूं। जी, फाइनल कमेंट्स पे। भारतीय संस्कृति से निकल के एक बहुत बड़ी अच्छी चीज आई गुरबानी के अंदर। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, पर्वत नानक तारे सोए। जिस दिन हम इस चीज को समझ लें कि हम इतने अच्छे नहीं है, बुरा कोई नहीं है, एक दूसरे का आदर करें। बिल्कुल। और ये जो उस शताब्दी की चीजें हैं कि कुफ्र होगा, ये होगा, ये होगा, हमको आज की सभ्यता, आज की संस्कृति, आज के विकास और आज के आगे के माहौल को देखते हुए जाकर के हमें एक एक उसकी प्रणाली की, परंपरा की इज्जत करनी होगी। ओके, राशिद। और एक चीज समझ, जो तो भारतीयता को समझ गया वो मौलाना आजाद बनेगा, कलाम साहब बनेगा, और जो नहीं समझेगा वो फिर औरंगजेब बनेगा। ओके, राशिद साहब, खासतौर से जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है सद्भाव को बढ़ाने में, आप कैसे देखते हैं उसे? बिल्कुल सही कहा आपने, और जब तक कम्युनिटी के लीडर्स ने ये जिम्मेदारी निभाई है, ये देश आगे बढ़ता रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पर्सनल अटैक मत समझिएगा चतुर्वेदी साहब इसको, ये प्लेटफॉर्म सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए रखा गया था। ऐसे फोरम्स का इस्तेमाल उस चीज के लिए किया जाना चाहिए जो इसका टाइटल है। हम यहाँ गलत को डिटेक्ट करेंगे कि नहीं? आई एम हियर पुदीने की फॉर दैट कैंसर का इलाज हो जाएगा। आई एम हियर फॉर डायलॉग्स बट नॉट फॉर दिस थिंग। फाइनल कमेंट्स ना सर। देखिए, मैं मानता हूँ कि सामाजिक संवाद बहुत जरूरी है। जितनी संवाद बढ़ेगी समरसता आएगी, समरसता आएगी तो जो अय्यर साहब कह रहे थे कि एक इवॉल्व करता सोसाइटी और इंटीग्रेट करता है, उसको रोकना चाहिए कि डिसइंटीग्रेट ना करे। दूसरा, संवाद में कठोर शब्दों का, कठोर मुहावरों का प्रयोग ना करना चाहिए। बीमारी हमें पता है और बीमारी को हम सही रूप में, उस रूप में एड्रेस करें जैसे बच्चे ने कहा कि परिवार है, शिक्षा में टेक्स्ट बुक्स हैं, तीसरा इतिहास की सही जानकारी है। और अंतिम बात मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश के दर्शन का एक सूत्र वाक्य है, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। सत्य की खोज अनंत धारा तक चलती है, लेकिन इस सत्य की खोज में नेति नेति में उनको भी शामिल होना पड़ेगा जो नेति नेति में विश्वास नहीं करते। अंतिम सत्य नहीं है, इस देश का कोर आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया का है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को तहे दिल स्वीकार करें। सिर्फ नागरिकता पहचान नहीं होती है, सांस्कृतिक विरासत के तत्व को स्वीकार करना इस देश में सामाजिक सौहार्द के लिए अत्यंत आवश्यक है। और वो तत्व जो है वो भारतीयता का तत्व है। जब बीमारी का इलाज काउंसलिंग से हो सकता है तो सर्जरी में जाने की क्या जरूरत? ये भी सही कह रहे हैं आप। तो जिस भारतीयता के तत्व जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है और आपसी समझ को बढ़ाने की जरूरत है, और उसी से ही समाज में समरसता आएगी। और फाइनल में तो हम यही कह सकते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, इससे ज्यादा क्या। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।